नमस्कार, मैं हमीद शेख और आप देख रहे हैं भारत सत्ता लाइव। भारत सत्ता अक्सर अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहता है। आज उसी तरह भारत सत्ता ने एक अलग टॉपिक चुना है जो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। यह दौर डिजिटल दौर है। आज इंडिया भी डिजिटल होने जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपने चरम पे है, लेकिन टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो जिसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। हम आज बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के साइड इफ़ेक्ट्स के और हमारे अधिकारों की। डिजिटलाइजेशन और राइट टू प्राइवेसी, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। और इस डिस्कशन में हमारे साथ देश के जाने माने लॉयर में से एक लॉयर हमारे स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट रवि जादव। रवि जादव जी सुप्रीम कोर्ट के बार के मेंबर हैं। इसके अलावा देश के काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स में वो वकालत करते हैं। साथ ही में साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें भी इनका काम है। एक इनका एक लीगल फर्म है, उस लीगल फर्म के अंदर ये काफ़ी सारा इस क्षेत्र में इनका काम है। हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस डिजिटलाइजेशन का दौर है, इस दौर में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से हमारी जो प्राइवेसी का अधिकार है इस पे ये आक्रमण कर रहा है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं रवि जी से। मेरा पहला सवाल रहेगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत भारत सत्ता लाइव में। थैंक यू। आप काफ़ी सारा काम कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन में और साइबर सिक्योरिटी में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राइट ऑफ प्राइवेसी क्या है। नमस्कार सभी दर्शकों को। भारत सत्ता यूट्यूब चैनल, उसके अलावा न्यूज़ ऑनलाइन वेब मीडिया एसोसिएशन और इनका जो हमीद भाई और इनके सब टीम को मैं शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हम सभी भूल गए हैं कि क्या हो रहा है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। सब कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है। किसके लिए? मुझे सेल्फी लेनी है, मुझे लाइव लोकेशन भेजना है, मुझे ऑनलाइन ये करना है, वो करना है, बट नो वन इज थिंकिंग कि हम क्या करने वाले हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा। दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी जो हमारा भारतीय संविधान है और बहुत सारे जजमेंट्स में भी दिया गया है और इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो बेसिक ह्यूमन राइट का मैं मानता हूँ कि राइट टू प्राइवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत सारे जजमेंट्स में बोला है कि राइट टू प्राइवेसी ये फंडामेंटल राइट है और इस राइट को प्रोटेक्ट करना यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके अलावा ये जो राइट टू प्राइवेसी मिला है, ये विदाउट राइट टू प्राइवेसी किसी इंडिविजुअल के लाइफ को कोई मीनिंग नहीं होगा। अगर मैं हूँ तो मेरी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। मेरी प्राइवेसी जो है मेरे राइट के दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स के उसके बराबर ही है। तो जिसकी डेफिनेशन में हम चले जाए तो बहुत वाइडर डेफिनेशन है। हम कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन, ये भी राइट टू लाइफ में डाल दिया गया है, वाइडर डेफिनेशन में वो आता है। उसके अलावा राइट टू हेल्थ उसी में है। तो मैं कहता हूँ कि राइट टू प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जिसके ऊपर जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहाँ के सीनेट्स ने बिग कॉर्पोरेट्स, मैं नाम नहीं लूँगा, मगर सोशल मीडिया साइट्स के जो हेड है उनको बुलाया गया, उनको वहाँ क्वेश्चन आंसर पूछा गया कि ये हमारे क्वेश्चंस है। इंडिया में हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर्स, उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्राइवेसी आता है। और डिजिटलाइजेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड इज स्टार्टेड, ये न्यू रिवॉल्यूशन है। मैं रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मगर रिवॉल्यूशन चाहिए। इस रिवॉल्यूशन में हमें ज़रूरत है। जैसे हम देख सकते हैं कि कोविड के इस कार्य, ये बहुत बड़ी एक ग्लोबल महामारी थी। इस महामारी में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने बहुत सारी अच्छे काम कर पाए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ट्रैकिंग हो, जैसे आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू हमने लोगों को इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके अलावा उनके अपडेट्स देने में यूटिलाइज किया गया है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से कुछ हिडन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम किसी का ध्यान नहीं चला जाता है। राइट टू प्राइवेसी वो अधिकार है जो अधिकार भारत के संविधान ने सबको दिया है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर देखते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मैं कहता हूं कि ये राइट टू प्राइवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट है। पूरी दुनिया में अगर कोई
एक आदमी बैठ के अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी बैठ के वो कहता है कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, मेरी प्राइवेसी कहीं सेल हो रही है, मेरी प्राइवेसी की कहीं इंफॉर्मेशन किसी को दी जा रही है, तो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट का ये वायलेशन है और ये सीरियस कंसर्न है। तो इसी के ऊपर मेरा ये कहना है कि आज ये घड़ी है, आज़ादी के 75 साल हो गए हमें, और हमने बहुत सारे चीज़ों में प्रगति की है, बहुत सारी चीज़ों में वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमने देखा हुआ इंडस्ट्रीज बूम हो गई है। आईटी सेक्टर का आपने देखा होगा, आईटी सेक्टर भी हमारे यहाँ जैसे बेंगलोर हो, पूना हो, हैदराबाद हो, हम हर जगह डेवलप हो चुके हैं। मगर साइबर सिक्योरिटी हो या राइट टू प्राइवेसी हो या डाटा प्रोटेक्शन हो, इसके बारे में हमें सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो हमारा डाटा है, और हमारा डाटा अगर कोई कहाँ पे आप दे रहे हो तो उस डाटा का क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे हमें सोच विचार करना चाहिए। सर जैसा बात आई डेटा की, तो बोला जाता है कि डेटा ही आज के ज़माने का गोल्ड है, और जिस तरह से हम सोशल साइट्स यूज़ करते हैं काफ़ी जगह हमने देखा भी है कि डेटा लीक होता है। तो इस बारे में राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत क्या तरह का प्रावधान है जो इससे हम सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, आपने सही बात कही कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्लैक गोल्ड, जो कोल होता है उसको हम कहते हैं ब्लैक गोल्ड। बराबर। बहुत सारे डेफिनेशंस है कि गोल्ड हम बोलेंगे येलो गोल्ड, रेड गोल्ड है। गोल्ड यानी अमूल्य चीज। अमूल्य चीज। तो डेटा ही एक न्यू गोल्ड है, मैं तो कहूँगा टेक्नोलॉजी का नया ईरा है, उसका एक गोल्ड है। नाउ हमें लगता है कि मेरा डेटा है, इसमें क्या होने वाला है। सो हम इजीली, जैसे डेटा कहीं पे सर्वे का फॉर्म आ जाता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, हम डाल देते हैं कि नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ, फेथ, भविष्य में क्या करने वाले, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं, क्योंकि वहां पे लिखा रहता है 500 रुपए का आपको रिचार्ज मिलने वाला है, फ्री पिज्जा मिलने वाला है। सो इसमें हमारा डेटा, हमें लगता है मेरी इंफॉर्मेशन देने में क्या जा रहा है, या फिर वहां लिखा रहता है कि चांस टू विन आईफोन। ये सब जो डेटा कलेक्शंस के प्रमोशन करने के या अलग अलग जो तरीके हैं ये हो गए हैं। इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी कैसे ब्रीच होगा ये हमें समझ लेना चाहिए। एग्जांपल लीजिए, आप फेसबुक पे चले जाते हो और पोस्ट करते हो कि पिज्जा डिश मुझे खाने का मन कर रहा है। संडे है, संडे के दिन आपको लगा कि नहीं पिज़्ज़ा खाने का, दोपहर को 2 बजे आपने डाल दिया कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। एंड दिस इज एक फोटो आपने अपलोड किया आपके पहले पिज़्ज़ा खाने वाला कि ये मैंने पिज़्ज़ा खाया था डोमिनोज से। ऐसे ही आपने दूसरे दिन कई और इंफॉर्मेशन डाल दी कि मुझे कहीं स्केटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे ड्राइविंग करना अच्छा लगता है। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर हो रही है। अभी एक इंटरनेशनल इशू है कि ये पूरी डेटा है, यानी डेटा आप कहोगे तो क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट इज अ डेटा। आपकी पर्सनल मैसेजेस, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल शेयर किए गए थॉट्स, ऑल इमेजेस, ऑल वीडियोस, उसके अलावा आपने किस किस को लाइक किया है, किस किस को कमेंट किया है, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस लाइक्स, पॉलिटिकल लाइक्स, एक इंपॉर्टेंट इशू है, आइडियोलॉजी थॉट्स, ये सब वहां पे रिकॉर्ड हो रही है। हाँ। अभी इस डेटा में प्राइवेसी का जहां सवाल है, ये स्टोरेज हो रहा है। कई जगह आप देख सकते हो कि बिग जायंट्स कॉर्पोरेट डेटा स्टोर करते हैं। लोकली यहाँ करना चाहिए, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ प्राइवेसी, वहाँ जैसे आप यूरोप में देख सकते हो वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है। इंडिया में भी उसके बारे में अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मगर जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि बिग जायंट्स को हम नहीं बोलते हैं कि मेरा डेटा आप ले रहे हो तो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप आपके रेगुलर लाइफ में देख सकते हो। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे टू पूना या बॉम्बे टू दिल्ली, और आप फ्लाइट बुक नहीं करते हो, तो आप देखिए फेसबुक में जहां पेड एड्स होती हैं वहां आपको कई बार दिखने को मिलेगा कि फ्लाइट से रिलेटेड ऐड आ रही है। बराबर। या फिर आपने 1 BHK फ्लैट गूगल पे सर्च किया है तो फेसबुक में आपको ऐड दिख रही है। इसका कारण क्या है? बिकॉज एग्रीमेंट बिटवीन द बिग जायंट्स कंपनी, ये हमें मालूम नहीं होता है। जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो
तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हम पढ़ते नहीं जनरली हैं। पढ़ते नहीं हम लोग। और एक टॉप मोस्ट स्कॉलर साइकोलॉजिस्ट का यही कहना होता है कि यही मेंटालिटी बनी हुई है कि पढ़ना नहीं है। तो उसमें रहता है कि आपका डेटा, यानी मैंने जो बता दिया, आपके सब बिलीफ, थॉट, इमेजेस, आप क्या लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, वो दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, सपोज कीजिए फेसबुक से आपने, गूगल पे आपने सर्च किया, तो गूगल ने फेसबुक को वो इंफॉर्मेशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे दी, बेच दी और क्या किया, बेच दी, शेयरिंग कर दी कि रवि जाधव और हमीद भाई ये सर्च कर रहे हैं और ये पिज्जा खाना चाहते हैं हर संडे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री है पिज्जा खाने की। तो ये बहुत बिग कंसर्न है। जहां तक सवाल है इसका यूज, अच्छा यूज के लिए, जैसे मैंने बोला कि डेटा का गुड यूज करेंगे तो अच्छा है। जैसे कोविड में हमने ट्रैकिंग किया, कोविड में डेटा गैदर करके हमने देखा कि डेल्टा प्लस हो या उससे पहले वाले वेरिएंट किस तरीके से फैल रहे, ये अच्छा ही है उसकी डेटा की, डेटा गोल्ड की। ह्यूमैनिटी के लिए हम अच्छाई करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा देश में कई जगह डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, मगर जहां कमर्शियलाइजेशन की बात आती है तो उनको तो पैसा कमाना है, तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन वो बेच सकते हैं, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट शेयरिंग के इसमें से दे सकते हैं। आपकी कंसेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट का एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं रखना चाहूंगा। वहां आप विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े हुए आप एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन आप एग्री कर लेते हो और उनको अलाउ कर देते हो। तो ये कंसर्न है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या सोचते हो, ये अगर एक बिग कॉर्पोरेट्स को अगर पहले ही पता चला जाए तो भविष्य में ये आपका भविष्य डिसाइड करेंगे कि रवि यादव हो या कोई नॉर्मल सिटीजन आने वाले संडे को क्या खाने वाला है। तो वो आप अगर पिज्जा खाने वाले हो तो आपको फोर्स कर सकते हैं, आपके बिलीफ थॉट को चेंज करने के लिए 200 का पिज्जा खा रहे हो तो 400 का पिज्जा दिखाएंगे। और आपको ये करेंगे कि इसमें ये ऐड है, ये है, तो आपकी थॉट जो है, नहीं मुझे पिज्जा खाने का है, बट वो आपको एक्चुअली सब प्रमोशन करके आपके लाइक्स को ज्यादा वो कमर्शियलाइज करेंगे। इसका उदाहरण आप देखोगे, छोटे बच्चे हैं, टीवी एड्स आप देखते हो, टीवी एड्स पे वो देख लेते हैं, नहीं मम्मी वो चॉकलेट है वो चाहिए, बराबर, वो खाना है। नहीं, हम भी आजकल एडवर्टाइज देख की चीजें खरीद रहे हैं। हाँ, तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत बड़ी एजेंसी है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी पेड करती है। हम देखते हैं गूगल में एडवर्ड्स, कीवर्ड्स के ऊपर ये सब चलता है। फेसबुक ने भी अपने प्राइवेट एड्स चालू किए हैं जिसमें आप कैंपेन रन करो, तो कैंपेन रन करने वाले लोग आपको टारगेट करेंगे। और मुझे अगर किसी कंपनी को कैंपेन रन करना है तो मेरा पूरा डाटा उस कंपनी को, मिलियंस लोगों का डाटा मिल जाता है। तो ये मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है। उसके अलावा मैं क्या करने वाला हूं किसी को मैं बताना नहीं चाहता हूं। हमारे दादा परदादा हो या कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं संडे को कहां जाने वाला हूं पहले ही बता दूं, पता चले। मुझे जिनको बताना है वो मैं डिसाइड करूंगा, ना कि ये बिग जेंट्स कॉर्पोरेट कंपनीज हो, सोशल मीडिया हो, जो भी हो। तो यहां पे ये हो रहा है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है, उसमें चेंजेस लाने के लिए कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूंगा कि इसका इम्पैक्ट हमारे सोशल लाइफ पे भी है, इकोनॉमिक लाइफ पे भी है और पॉलिटिकल लाइफ पे भी है, रिलीजियस थॉट पे भी है। रिलीजियस थॉट में भी वो एक कहेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ISIS के इंडिया में कई जगह हैंडलर्स मिले, केरला हो, इवन कल्याण, बॉम्बे के नियर बाय सिटी कल्याण में भी मिले। तो अभी ये जो ISIS के हैंडलर मिले, तो इनका जो थॉट किस तरीके से बदला गया, फेसबुक हो या बहुत सारी सोशल मीडिया साइट से ही इनको देखा गया, इनकी डेटा गैदरिंग की गई, सोशल इंजीनियरिंग की गई और समझा गया कि नहीं, इनको हम पूरा एक कन्वर्जन करके इनको हम अच्छे तरीके से एक बना सकते हैं। टेररिस्ट बोलिए, ISIS तो आप सभी को मालूम है कितना हिंसात्मक था, तो इस तरीके से एक अच्छे इंसान को भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं टेररिस्ट के रूप में, और एक अच्छे आदमी को बहुत बुरा भी बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोशल इंपैक्ट करने वाली चीज। काफी सारे मॉब लिंचिंग के भी किस्से हैं। हम देखते हैं कि कई जगह सोशल मीडिया से डाटा गैदरिंग किया जाता है कि मैं कब कहाँ जाता हूँ, क्या है, उसके इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो जाता है। दूसरा पॉलिटिकल प्रोसेस में कैम्ब्रिज एनालिटिका का आपने 2018 का एक एग्जाम्पल देखा हुआ, और आज देश में
हम देखते हैं पिगासस के बारे में। देखिए पिगासस तो एक स्नूपिंग का है सॉफ्टवेयर, बट पिगासस का काम क्या है? डेटा गैदरिंग। जरूरत क्यों पड़ी पेगासस? जरूरत क्यों पड़ी? तो इस डेटा गैदरिंग से हमारे अगेंस्ट में भविष्य में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल थॉट्स बदले जा सकते हैं और पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को रेगुलराइज किया जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि प्राइवेसी को ये डायरेक्ट ब्रीच करने का, प्राइवेसी को डायरेक्ट इंपैक्ट करने का और आपके फंडामेंटल राइट्स को और आपको शक कर देने वाली, यानी हिला देने वाली ये चीज है। तो इस पे गौर करना है, इस पे हमें देखना है कि मेरा डाटा कंपनी कहाँ यूटिलाइज कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मांगनी है कि भाई साहब मैंने आपके कंपनी, सोशल मीडिया हो, बिग कॉर्पोरेट्स हो, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो, आपने मेरा ये डाटा कलेक्ट किया हुआ है, आपने किस किस को बेचा है, आपने किस किस को कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे शेयर किया हुआ है, आपने इससे पहले कितनी बार कमर्शलाइजेशन के लिए मेरी इंफॉर्मेशन सोल्ड की है। बिकॉज ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैंने अगर एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट अगर देखा जाए, टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने एग्रीड भी किया होगा, तो भी मैंने कहीं पे भी उनको एक्सप्रेसली नहीं कहा था कि मेरा डाटा का यूटिलाइज आप कमर्शियलाइजेशन के लिए कीजिए। तो इस तरीके के बहुत सारे चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। सर, जिस तरह से आप एक बात सामने आई कि ये जो डेटा का यूज़ क्या हो रहा है ये पूछना चाहिए, ये पर्सनल मैं पूछ सकता हूँ या ये स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हाँ, इसके बारे में मैं बता दूंगा। देखिए, इट इज द स्टेट, हर कंट्री को ये करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल कैन गो, एनी इंडिविजुअल कैन फाइल। इतने बड़े लोगों से हम तो पूछ नहीं सकते। हाँ, ये है पूंजीपति हो या बड़े कॉर्पोरेट्स है, अगर आप उनको पूछने जाओ तो कहेंगे हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जुकरबर्ग से कुछ पूछना है तो वो मुझे एंटरटेन भी नहीं करेगा ना। एंटरटेन नहीं करेंगे। एक्चुअली मार्क जुकरबर्ग हो या कोई भी किसी भी कंपनी का ओनर हो, he is answerable to every citizen of the world because his business model is totally depend upon people, my account and entire my things। मेरे अकाउंट में मैं जो भी करूंगा मैं उनको कंटेंट दे रहा हूं। मैंने वीडियो दिया तो कंटेंट दे दिया, मैंने उनको इमेज दे दी तो कंटेंट दे दिया, कुछ टेक्स्ट कर रहा हूं तो कंटेंट दे दिया, कुछ चेकिंग की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो कंटेंट दे रहा हूं। तो मेरा डायरेक्ट अधिकार बनता है कि मिस्टर मार्क जुकरबर्ग जी, सी दिस इज व्हाट कंटेंट आई हैव सबमिटेड, नाउ टेल मी। मगर इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक्सेस डायरेक्ट नहीं है, तो हम कर नहीं पाते, और ये बिग जेंट्स कंपनियां हैं। तो आते हैं इस बात पे कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश की। यस, ऑफ कोर्स मैं कहूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कंट्री को देखना होगा। देखिए, आपके कंट्री से अगर कोई गोल्ड चुरा ले जाएगा, ठीक है, या फिर आपके कंपनी से गोल्ड कोई लेके जा रहा है और वहां पे स्टोर कर रहा है उसकी कंट्री में, अलग देश में, तो आप अलाउ नहीं करोगे। तो डेटा भी एक गोल्ड है और डेटा लोकली स्टोर होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट ने देखना चाहिए। उसके अलावा कंट्री ने और स्टेट ने हर बिग कंपनीज को ये कहना चाहिए कि आप हमारे जो यहाँ के इंडियन लोगों का, जो पीपल है, सिटीजन्स का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, इसका आप क्या यूटिलाइजेशन करने वाले हो? क्या आप इस डाटा को गुड एक्सपीरियंस या कस्टमर को एक अच्छा अनुभव देने के लिए, या एनहांसमेंट, सोशल मीडिया साइट्स कहती है कि हम कई बार फेसबुक को या इंस्टाग्राम को या ट्विटर को या कोई भी कमर्शियल ई कॉमर्स साइट हो, वो कहते हैं कि भविष्य में हम अच्छा उनको सर्विस दे दे और सोशल सर्फिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए डाटा करते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डाटा उसी चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये चेक करे, या ये डाटा कहीं बिक रहा है, या ये डाटा कहीं ब्रीच होके कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे किसी कंपनी से आपस में उनके शेयरिंग हो रही है और मेरी सब इंफॉर्मेशन जो है लोगों के सामने खुली हो गई। अभी आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा हर कोई इंडिविजुअल इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। जुडिशरी बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत सारे जजमेंट्स भी है, तो आप केस कर सकते हो, इंडिविजुअल जा सकते हो, ग्रुप ऑफ द पीपल जा सकते हो, एनजीओ के माध्यम से जा सकते हो, सोसाइटी के माध्यम से जा सकते हो कि इस डेटा प्राइवेसी के इशू पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ट्विटर से, इंस्टाग्राम से,
तो कोर्ट में आप रिट पिटीशन कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 32 में जा सकते हो, हाई कोर्ट है वहां पे भी आप कर सकते हो। उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ट्राई है उनको दीजिए, आईटी मिनिस्ट्री उनको दीजिए, पीएमओ को दीजिए, तो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो आप। मगर गवर्नमेंट ने लोकल डाटा स्टोरेज लोकल कंट्री में होना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। उसके अलावा स्ट्रिक्टली डाटा का कमर्शियलाइजेशन ना हो, इसके लिए कंपटीशन कमीशन का एक्ट है, ऐसे एक नया एक्ट बनाना चाहिए और उस एक्ट में इसकी डेफिनेशन राइट टू प्राइवेसी की डेफिनेशन खूब वाइडर सेंस में होनी चाहिए, डेटा की डेफिनेशन वाइडर सेंस में होनी चाहिए। उसके अलावा डेटा का यूज किस तरीके से किया जाए उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए कि बिग जायंट्स कंपनी मेरा डेटा किसी को सेल नहीं कर सकती, किसी को दे नहीं सकती। अगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज देश में हम देख सकते हैं डेटा लीक होने का। आपको मालूम है कि जामतारा आपने सीरीज देखी होगी, या जामतारा एक सिटी है, उसके अलावा भाई बहुत सारी सिटी में से छोटे छोटे बच्चे 10वीं 8वीं कक्षा के छोटे छोटे बच्चे भी साइबर फ्रॉड करने लगे हैं। तो उनके पास कहां से डेटा चला जाता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर उनके पास पहुंचता है, मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो कॉल करके पूछते कि आपका ये नंबर है। तो ये डेटा ब्रीच, डेटा लीक होने के चांसेस है। आप देख सकते हो कि हम कई बार पढ़ लेते हैं कि बैंक अकाउंट इतने 1 लाख बैंक अकाउंट, दिन में से 1-2 तो फोन हमको भी कॉल आते हैं। तो ये डेटा ना सिक्योरली स्टोर करने के नतीजे है और डेटा को कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी ना होने के वजह से ये लीक हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये लीक होना यानी मेरे राइट टू प्राइवेसी पे एक तरीके का उसमें घाव है, इंटरफेरेंस है और इसकी जिम्मेदारी है। जैसे बैंकों के पास हमारी फाइनेंशियल डाटा होती है, मैंने शुरुआत में कहा था कि इसके इम्पैक्ट सोशल भी है और फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल डाटा अगर लीक हो जाए तो आप देख सकते हो कि साइबर फ्रॉड कितने बड़े हुए हैं और इसके लिए मैं स्टेट को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक्ट बनाना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स है, संविधान में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा बैंक और इंस्टीट्यूशंस का भी काम है कि उनका डाटा थर्ड पार्टी कंपनी को स्टोरेज करने के लिए, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हम आज बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे डाटा स्टोरेज है, सर्वर पे डाटा स्टोरेज हो रहा है। अगर सपोज कीजिए ये हैक हो जाता है या फिर पिगासस के जैसे स्नूपिंग कोई करके वो डाटा निकाल लेता है या उसमें इंटरफेयर करता है तो क्या होगा? ये तो मैं कहूंगा बिग सुनामी होगी और इस सुनामी का इम्पैक्ट जैसे शेयर मार्केट हो वो भी क्रैश हो सकता है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इसके ऊपर हमें स्टेट ने एक अलग से कोड भी बनाना जरूरी है, उससे पहले कानून बनाना जरूरी है, उससे पहले जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT है उसमें एक विंग बना या अलग से विंग बना के डेटा के प्रोटेक्शन, डेटा का स्टोरेज और डेटा के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए एक अथॉरिटी बनानी जरूरी है। तो उसके लिए हमारे जो चुने गए हुए MPs है, MLAs है और मिनिस्टर्स उनको लेटर लिख के मेमोरेंडम दे के बोल सकते हैं सर दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन, वी वांट आवर डेटा हैज टू बी प्रोटेक्टेड, आवर डेटा हैज टू बी केप्ट फॉर ओनली द पर्पस दे हैव कलेक्टेड, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियलाइजेशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वायलेशंस। तो ये हमें देखना होगा। अच्छा सर, जैसा कि डेटा का यूज़ हर सेक्टर में किया जा सकता है और वो इम्पैक्ट भी करता है। हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो काफ़ी सारा ऐसी चीज़ें देखने इलेक्शन टाइम में ऐसा देखने में आया है कि इस डेटा का यूज़ करके जो क्या कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं अपना एजेंडा सेट करती हैं। और हमने वो देखा भी है 2014 की इलेक्शंस हो या फिर बाइडन ट्रम्प की इलेक्शंस हो, तो वो भी एक इफ़ेक्ट करता है। तो जैसा कि आपने बोला कि डेटा को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तो पॉलिटिकल कैंपेन के लिए डेटा रोकने का क्या ये हो सकता है? देखिए ये बहुत बड़ा मैंने बोल दिया कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द डेटा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को डेटा लीक हो या डेटा का मिसयूज हो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और डेमोक्रेसी को कोलैप्स भी कर सकता है। आप सभी ने देखा है कि अमेरिका के इलेक्शन में रशिया का इंटरफेरेंस होता है। रशिया को कहां से पता चलता है कि अमेरिका में 100% ट्रम्प का समर्थक हो सकता है? जिस तरीके से अमेरिका के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कैपिटॉल में बहुत सारे लोग चले गए और कैपिटॉल बिल्डिंग में जिस तरीके से वो विध्वंस हुआ, ये डेटा
के वजह से ही हुआ। और डेटा जो है वो कौन किस तरीके से क्या सोचता है, इसकी इंफॉर्मेशन आप अमेरिका में ट्रम्प समर्थक बोलिए या उनके देश में जो भी इस डेटा का मिसयूज कर दिए पॉलिटिकल गेन के लिए, उनके पास ये पहुंच गया। कहां से पहुंच गया? अगर डोनाल्ड ट्रंप के मैंने अगर फोटो 10-15 साल से लाइक की है, डोनाल्ड ट्रंप को मैं लाइक करता हूं, तो मेरी डाटा उनके पास है, तो मुझे 10-15 और मैसेज चले जाए तो मैं तो बोलूंगा ट्रंप जी को नहीं जाना है, आना ही है। तो हम देखते हैं पहले जमाने में किसी को कहते हैं कि दिमाग में कुछ डालो, उसके बार बार एक ही चीज बार बार बोलो जाओ, उसको हम कहते हैं कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं, या फिर उसके ब्रेन है में ये करके आप कुछ इंफॉर्मेशन डालो और उसको खींच के लेके आओ। ये पहले होता था फिजिकली, अभी ये डेटा ब्रीच और डेटा मिसयूज के माध्यम से ये होना चालू हो गया है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में जैसे अमेरिका का हमने देखा हुआ है, कई सारी कंट्रीज में पीआर कंपनीज को लेके इस डेटा के माध्यम से पूरे हर आदमी का डेटा उनके पास होता है कि ये कहाँ रहते हैं, ये इनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट है क्या, इनके फेसबुक के अकाउंट है, या ये कितनी कंपनियों से कुछ मंगा लिया है ई कॉमर्स साइट से। ये डेटा अगर किसी को मिल जाए तो वो पॉलिटिकल इलेक्शंस लड़ने के लिए जो भी पार्टी उसमें खड़ी है वो तो उसका मिसयूज करेगी ही। और जो फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इम्पार्शियल इलेक्शन हो, उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में डेटा लीक, डेटा प्रोटेक्शन ना होने की वजह से, मिसयूज की वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और डेमोक्रेसी को जो लोग हैं कोलैप्स कर सकते हैं, या अपने हाथ में लेके हम कहेंगे एकाधिकारशाही वो खुद उसका बन सकते हैं। जहां तक इंडिया, हाँ, तानाशाह बन सकते हैं। इंडिया का सवाल है 14 का भी आपने देखा हुआ है, कई सारे पेपर्स में भी पढ़ा हुआ है, कोर्ट ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं फेसबुक, सोशल मीडिया का इंडिया में पोलराइजेशन के लिए यूज किया गया। फेक इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन ये बहुत गहनी और डिटेल इशू है, इसके ऊपर भी फेक न्यूज तो ये खुद भी अपना अध्ययन का विषय है, अध्ययन का विषय है। तो फेक न्यूज भी एक डेटा है, आप समझ लीजिए। Exactly. अगर मैंने एक इमेज बनाई वो फेक है, वो भी उस डेटा में ही आ गई है ना, वो मेरे अकाउंट पे मैं शेयर करता हूं, तो मैं फेक इंफॉर्मेशन किस तरीके से भेज रहा हूं। तो ये डेटा इंटरनेट पे कौन भेज रहा है, कौन कर रहा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी इसकी गेन और इसके बेनिफिट्स लेना चाहती, इसका भी अध्ययन होना चाहिए। उसके अलावा इसको बैन करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन अगर पॉलिटिकल कैंपेन होती, अभी हुआ है, पहले तो नहीं था, कि कैंपेन एड रन करने के लिए किस आदमी का पैसा लगा हुआ है वहां पे दिखता है आपको। अच्छा। नाम लिखा होता है ऊपर के एडवोकेट रवि जादव ने इसको फंडिंग की है पैसा लगाया पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। इस तरीके से हम बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हैं। उसी के अलावा ये डाटा हम कहां से लाए, वो डिक्लेरेशन देना जरूरी है। जैसे हम कई जगह डिक्लेरेशन देते हैं कि ये डेटा मैंने यहां से लिया, यहां से परचेस किया, वो डिक्लेरेशन कहीं पे भी दिखता नहीं है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए इलेक्शन के टाइम में। उससे पहले कैंपेनिंग के लिए पर्सनल डेटा आप यूटिलाइज कर नहीं सकते हो। अगर करते हो इलेक्शन में तो पर्सनल वॉइस फोन भी आ जाता है। हाँ, वॉइस फोन भी आ जाते हैं। तो करते हो तो आप बता दीजिए कि आपने 10 लाख लोगों का, 1 करोड़ लोगों का, 135 करोड़ लोगों का डाटा कहां से लिया, सिंगल पर्सन का भी डेटा, और सिंगल पर्सन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेटा का सोर्स क्या है, एग्जैक्टली मैंने तो दिया नहीं है, मगर पर्टिकुलर एमपी एमएलए देख लेता है, उसके पास तो मेरा पूरा डाटा चला गया। तो इसके माध्यम में मैंने बता दिया, जैसे बिग जायंट्स कंपनी है उनके माध्यम से ये परचेस कर लेते हैं। दूसरा है डेटा लीक। तीसरा है डीप वेब और डार्क वेब, इसमें भी डेटा आप क्रिप्टो करेंसी में परचेस कर सकते हो। तो आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का है। फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आपको कैमरा से रिकॉग्नाइज करेगी और आप कहाँ भी चले जाओ, वो भी एक प्रकार का डाटा है कि अगर जहाँ जहाँ सीसीटीवी है वहाँ का अगर प्रेजेंस रिकॉर्ड किया जाए तो एक डेटा गैदरिंग हो सकती है। तो वो ट्रैकिंग कर रहे हैं हर बार कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ और नेक्स्ट मूव मेरा क्या है। आप देख सकते हो कई सारे ऐप्स है, वो आपको आपका लोकेशन ऑन करने को शुरुआत में बोल देते हो और वो वैसे ही ऑन रहता है। और ऐप्स में आप जाके सेटिंग्स में जाके बदल सकते हो कि नहीं, मैं लोकेशन किसी ऐप को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, पर्सनल लोकेशन। तो हर मोमेंट को ट्रैक कर रहे हैं बिग जायंट्स कंपनी। आप कहाँ जा रहे हो,
क्या खाने वाले हो, क्या पी रहे हो, किसी के साथ बैठे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जाके बात कर रहे हो तो अपोजिशन वाले को पहले ही पता चलेगा कि रवि यादव इनके साथ बैठे हैं। तो उस डेटा का मिसयूज करके मुझे बदला जा सकता है, मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है। उसी के अलावा अगर मेरे पर्सनल किसी के साथ, सपोज कीजिए मेरे किसी के साथ प्रेम संबंध है, तो ये मेरी प्राइवेसी है, उसमें आप इंटरफियर, आप देख सकते हो इंडिया में बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा मगर बहुत सारे लोगों का डाटा यूटिलाइज किया गया, मिसयूज किया गया और उनको धमकाया गया कि देखो हमारे पास आपकी ये इंफॉर्मेशन है और हम ये लोगों को बताएंगे और आप देखिए हमारे जैसा आप सोचिए और हमारे बारे में सोच के हम जैसे बताएंगे वैसे काम कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हर इंसान के पर्सनल लाइफ में इस चीज़ का ऑलरेडी इंटरफ्रेंस चालू हुआ है। तो मैं सभी को सूचना करूंगा कि गवर्नमेंट को आप बोल सकते हो कि इसमें आप इमीडिएट एक कानून बनाए, एक अथॉरिटी बनाए, एक्ट बनाए और इसके अलावा हर कंपनी को लोकल यहाँ इंडिया में डेटा स्टोर करे और राइट टू बी साइलेंट। कई बार मुझे मेरा डेटा किसी को देना ही नहीं है तो वो भी मुझे वो अधिकार दिया जाए कि मैं ऑनलाइन से चला जाऊँ तो भी मेरा डेटा किसी को नहीं देना, या पहले ही सोशल मीडिया हो या कोई भी कंपनी मुझे एक ऑप्शन दे दे कि मेरा डेटा आपको कमर्शियलाइजेशन के यूज को अलाउ नहीं है। UI UX का जो हम कहते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक लैंग्वेज है, वो कहते हैं UI UX हमने बेटर एक्सपीरियंस के लिए लेकर आए हुआ है, उसी तरीके से डेटा का भी हम बेटर एक्सपीरियंस के लिए यूज करेंगे तो हमें डिनाई करना है। कई बार हम इतनी छूट दे देते हैं कि कंपनी आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, नेक्स्ट क्या सोचने वाले हो, इस माध्यम से वो आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। इस माध्यम से आपकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी पॉलिटिकल लाइफ को इम्पैक्ट हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को। अब देखिए अगर किसी को धमकाया गया कि आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, ऑनलाइन सेक्स के भी काफी सारे इश्यूज सामने आ चुके हैं, तो आपको मैं बताऊंगा, हाँ उसका एक टर्म है, इट्स कॉल्ड एज सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से सेक्सटॉर्शन। सोशल इंजीनियरिंग, आपको मैं बात बताना चाहूँ, इसमें काफी पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व है। जैसे अभी मैंने बता दिया कि डेटा के बारे में, डेटा गैदरिंग, सोशल इंजीनियरिंग एक प्रकार है उसमें एक आदमी का डेटा गैदर किया जाता है और उस तरीके से उस आदमी का एक बिहेवियर पैटर्न बनाया जाता है AI की यूज से, कि इस आदमी को कौन सी मूवी, ये पर्टिकुलर सिटीजन को कौन सी मूवी पसंद है, कौन सी हीरोइन पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, उसमें इस आदमी को हीरोइन के कपड़े यानी कौन से कपड़े में हीरोइन पसंद है क्योंकि आप लाइक कर रहे हो। कई बार आप देख ले तो ये ट्रेलर आ गया, ये हीरोइन है तो लाइक किया। दैट इज रिकॉर्डिंग, आपकी बिलीफ, थॉट और एवरी प्रोसेस रिकॉर्ड हो रही है। तो उस तरीके से कुछ बड़े ग्रुप, आप साइबर क्रिमिनल्स कहिए, उनकी नई तकनीक शुरू हो गई कि आपको सोशल मीडिया के, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से या फिर आपका ये डेटा डीप वेब, डार्क वेब पे जो ब्रीच होके मिल रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हो कई ब्लॉग्स पे तो फ्री में डेटा मिलता था, फ्री में ऐसे ही दे दिया। तो ये डेटा लेके वो आपका मिसयूज करके, जैसे आप देखते हो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आपके अश्लील फोटो या अश्लील वीडियो बना के आपको एक्सटॉर्शन के लिए पैसा मांगा जाता है, एक्सटॉर्ट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लिखे पड़े लोग फंसे पड़े हुए, तो उनको तो मैं सुझाव करूंगा कि इसमें आपको जाना नहीं है। बट ये कहां से शुरुआत हुई, उनको कैसे पता चला कि आप ऑनलाइन कितना घंटा रहते हो, कितने टाइम में आप व्हाट्सएप पे रहते हो, कितने टाइम में फेसबुक पे रहते हो, कितने टाइम में आप इंस्टाग्राम पे रहते हो। सो एवरी मोमेंट, यस, तो इसके ऊपर हमें बहुत सोच विचार करना होगा। और इस घटनाओं का अगर कहीं जिक्र हो रहा है, कहीं किसी को तकलीफ है, तो हमें कोर्ट के सामने हम रिट पिटीशन में भी जा सकते, पुलिस स्टेशन में जा सकते। और इसी के अलावा आप देख सकते हो डेटा का एक मिसयूज बहुत सारा हो रहा है। ट्रोल आर्मीज, आप देख सकते हो ट्रोलर्स ये है, तो कई बार किसी पत्रकार को टारगेट किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, नहीं बच रहा है ट्रोल्स के चक्कर से। ट्रोल्स के, तो ट्रोल्स को ये प्रमोट करने वाले कौन है, ये ट्रोल्स आते कहां से और इनको ये डेटा मिलता कहां से कि पर्टिकुलर आदमी को ट्रोल करना है, पर्टिकुलर डे करना है, वन टाइम। तो ये ट्रोल एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो ट्रोल की शुरुआत होती है डेटा से ही,
क्योंकि ट्रोल को अगर कुछ आप पोस्ट करते हो या फिर आपकी हिस्ट्री है कि मैंने कुछ लिखा हुआ है कि बहुत देश में किसानों का मुद्दा है, देश में वर्कर्स का मुद्दा है, देश में महिलाओं का मुद्दा है, देश में फाइनेंस का मुद्दा है, अगर मैं लिख रहा हूं 1 साल से, तो मेरी 1 साल की पूरी इंफॉर्मेशन कोई ये ट्रोल जो है, ट्रोल करने वाले जो अकाउंट्स है या लोग है, फेक अकाउंट होल्डर है, उनको दी जाती है। ये कहां से होता है, ये कौन करता है, इसके बारे में कौन काम करे? तो मैं कहूंगा कि यस ऑफ कोर्स वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज आवर ड्यूटी। आर्टिकल 51 ये कहते हैं कि आर फंडामेंटल राइट्स, जैसे आप ये कर रहे हो वैसे ड्यूटी है, तो आपकी ड्यूटी है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के सामने चले जाए, रिप्रेजेंटेशन किया जाए, मेमोरेंडम दिया जाए। और गवर्नमेंट को भी मेरी एक सूचना रहेगी, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट रहेगी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 135 करोड़ इंडियंस दैट प्लीज डू समथिंग फॉर डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी प्लस cyber crime, to avoid cyber crime. This is very important that data protection, data security होनी चाहिए। एक सेपरेट अथॉरिटी इसमें बननी चाहिए, उसके अलावा ट्रिब्यूनल्स बननी चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स लोग अपॉइंट किए जाने चाहिए, उसके अलावा बिग कॉर्पोरेट कंपनीज को डेटा यूज का रेस्ट्रिक्शंस किया जाना चाहिए। सर ओवरऑल ये सब जो हथियार मिले हैं, हथियार ही कहूँगा मैं आज के ज़माने में, डिजिटल जो ये हैं प्लेटफॉर्म्स, इनसे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कि मान लो आज सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि सरकार से भी अल्टरनेट क्रॉस क्वेश्चन कर सक रहा है, तो ये एक ताकत है, एक पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो ओवरऑल हमारे जो क्या कहते हैं उसे, राइट टू प्राइवेसी है, इसका रक्षण के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या सजेशंस रहेंगे? देखिए, कमर्शियलाइज जो कंपनीज है वो कमर्शियलाइज कंपनी पैसा कमाने के लिए मार्केट में आई है। वो आपको ऑफ कोर्स अप टू सम एक्सटेंट वो आपका डाटा प्रोटेक्ट करेगी, सम एक्सटेंट आपको ये करेगी। उनको उनके अगेंस्ट में तो स्ट्रिक्ट लॉ होने ही चाहिए, और अच्छी चीज़ें जहाँ पे है वहाँ हमें समर्थन करना ही चाहिए। बट कल अगर इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कि कल का नेता कौन बनेगा, ये अगर बिग जेंट्स कंपनी डिसाइड करने लगेगी तो ये बहुत बड़ी गंभीरता वाली बात है, गंभीरता वाली चीज़ है। इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक डिसाइड करेंगे कि इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है या महाराष्ट्र का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है। ये अगर किसी 3 बिग कंपनीज के हाथ में चली जाए तो बहुत गंभीरता से इसे लेना चाहिए, और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेके इसके ऊपर इमीडिएट कानून बनाने चाहिए। उसके अलावा इसके ऊपर इसका मिसयूज ना हो, उसके लिए अध्ययन करना चाहिए। उसके अलावा अच्छी चीज़ों के लिए मैंने कोविड का जिक्र किया कि सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों ने अपडेट दे दिया, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, किसी को खून की कमी है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है, इसका यूज़ हो सकता है। बट कमर्शलाइजेशन में एक ऐसा है कि आज ना कल उनको पैसा कमाना है। तो आपको मैं एक उदाहरण दूंगा, व्हाट्सअप हम यूटिलाइज करते हैं, आज व्हाट्सअप का भरोसा नहीं रहा है, ट्रस्ट नहीं रहा है कि व्हाट्सअप से मेरा डेटा प्रोटेक्ट है या नहीं है, क्योंकि पिगासस की बात हो या कई और स्नूपिंग के सॉफ्टवेयर्स को यूज करके व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है, किसी भी आपको किया जा सकता है। बीच में एक सवाल और लेना चाहूँगा, पिगासस ने जैसा काफ़ी बड़े बड़े लोगों पे अटैक किया पिगासस के जरिए, तो बड़े बड़े लोग सिक्योर नहीं है, तो हम जैसे आम आदमी का सिक्योरिटी का कितना % चांस है आज? देखिए, मैं तो कहूँगा इन डिजिटलाइज दुनिया में नो वन इज सिक्योर्ड, यही तो जान लेना है, मैं सिक्योर्ड हूँ या नहीं हूँ। ये भी मैं कहूँगा वेदर आई एम प्रोटेक्टेड ऑन डिजिटल वर्ल्ड इज माई फंडामेंटल राइट, ये भी मुझे जानने का फंडामेंटल राइट है। उसका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि मेरे मोबाइल में हैक हुआ है ये क्या हुआ है। जैसे कोविड चेक करने के लिए आपको बोला गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट कीजिए या फिर रैपिड टेस्ट कीजिए। व्हाट इज अ टेस्ट फॉर आई एम प्रोटेक्टेड? व्हाट इज अ टेस्ट दैट माय डाटा इज प्रोटेक्टेड, आई हैव दैट द कंपनी इज नॉट ट्रैकिंग माय इंफॉर्मेशन, दैट द माय मोबाइल इज नॉट ब्रीच्ड बाय पिगासस और एनी अदर स्नूपिंग सॉफ्टवेयर से हुआ नहीं है। There is no any test, there is no any platform, there is no any authority to dealt with. So इस टाइम कौन अथॉरिटी है? तो कई बार सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसे बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी के सामने जा सकते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट को आप लेटर लिख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को लिख सकते हो, और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। जैसे पिगासस का मैंने बात किया कि पिगासस जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़े लोगों को ट्रैक करती है, ये करती है। तो
आम आदमी तो वैसे भी, पहले मैंने वही बोला कि इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत डेंजर है। इसमें जो कमजोर है, जो दबा कुचला है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो अपनी डाटा दे के बैठ गया है और कुछ कर नहीं पाता है, उसको दबाया जा सकता है, यानी आम आदमी, कॉमन सिटीजन्स। क्योंकि वो क्या सोचता है क्या नहीं, सब तो उनके पास है। अभी वो डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरीके से पोलराइज किया जाए, किस तरीके से ऑफर के नाम पे। मैंने बोला कि अगर पिज्ज़ा किसी को लाइक है तो उसका फ्री पिज्ज़ा का ऐड दिखाओ और सर्वे का डाटा ले लो। इस तरीके से वो थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एवरीवन नीड्स टू बी अवेकन नाउ, सबको जागना चाहिए, एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस डेटा ब्रीच, plus we have to fight for the data storage in localized country only, in India only. Now we have a right to know the use of data, we have a right to know the commercial use of data, we have a right to know whether my privacy is breached or not. So we have to work together for the rights, fundamental rights of ourselves and our brothers and sisters of India. ये थे एडवोकेट रवि जाधव। इनसे हमने डेटा का पोलराइजेशन और डेटा का किस तरह से यूज़ हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। सर ने काफ़ी सारे सजेशन हमको दिए हैं जिससे हम ये डेटा किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको डेटा रिलेटेड या आपके राइट टू प्राइवेसी रिगार्डिंग कोई भी इशू हो, आप रवि जाधव सर के फेसबुक पेज पे जाकर उनसे मदद मांग सकते हैं। वो आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उनको पूछे बगैर ही मैं ये बोल दे रहा हूँ, क्योंकि तो वो काफ़ी सारा ये काम करते रहते हैं। और आज के ज़माने में सही रास्ता दिखाना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो इसी तरह के अपडेट्स लेके हम मिलते रहने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।